ओके, चलिए अब हमको ध्यान देना है आज के टॉपिक पे, हुक्स लॉ। बहुत ही आसान सा छोटा सा एक लॉ है जिसे हम हुक्स लॉ कहते हैं। वो कहता क्या है, चलिए वो देखते हैं हम लोग। हुक्स लॉ ये कहता है विदिन इलास्टिक लिमिट, विदिन इलास्टिक लिमिट the stress developed in an elastic material is directly proportional to strain. Stress developed in an elastic material is directly proportional to strain, जिसको मैथमेटिकली आप ऐसा लिख सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यानी कि अगर मैंने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाया, स्ट्रेस और यहाँ पे स्ट्रेन है ना, तो स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ अगर मैंने बनाया तो सीधी स्ट्रेट लाइन आएंगी पासिंग थ्रू द ओरिजिन। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन लिख सकता हूँ मैं, है ना। स्ट्रेस इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाई बाय स्ट्रेन। अब ये ई क्या है बेटा, यहाँ पर ई ऑफ कोर्स ये हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, कॉल्ड एज मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी या इलास्टिक मॉड्यूलाई और इलास्टिक मॉड्यूलाई। ओके, अगर मैं यहां पर कोई भी स्लोप कैलकुलेट करता हूं, देखो ये हिस्सा क्या इंडिकेट करेगा मुझे, स्ट्रेन, ये हिस्सा क्या इंडिकेट करेगा मुझे, स्ट्रेस। तो जब मैं यहां स्लोप कैलकुलेट करता हूं स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का ग्राफ का, और रिमेंबर वन थिंग, कौन सी चीज कहां है, स्ट्रेन कहां पर है, एक्स एक्सिस पे, स्ट्रेस कहां पर है, वाई एक्सिस पे। तो वो आप जो स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो वो मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी के बराबर रहेगा। अभी कहना क्या चाहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है। आप एक इलास्टिक मटेरियल ले लो, कोई भी इलास्टिक मटेरियल, जैसे कि रबर आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल। अब ऐसा है कि रबर का अगर मैं लेंथ इंक्रीज करूंगा, मैं जितना ज़्यादा लेंथ इंक्रीज करूंगा, आपका स्ट्रेन है क्या, स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन लेंथ अपॉन द लॉन्जिट्यूडनल स्ट्रेन की बात कर रहा हूं मैं। क्या फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ। तुम जितना उसको लंबाएंगे उतना डेल्टा एल बढ़ेगा, जितना डेल्टा एल बढ़ेगा उतना स्ट्रेन बढ़ेगा, और जितना स्ट्रेन बढ़ेगा वो ये कहना चाहता है उसमें उतना ज़्यादा रीस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा, है ना। और रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस। अरे अपन खुद फील कर सकते हैं ना इसको। मान लो एक रबर बैंड लिया अपन एकदम मस्त टाइट, एक हिस्सा तुम्हारे हाथ में दिया मैंने, दूसरा हिस्सा मेरे हाथ में। अब मैं इसको पकड़ के मैं खींच के इसको छोड़ने वाला, तूने नहीं छोड़ना बस, है ना। अब अगर मैं मान लो कि अपना हाथ लंबाते जाऊँगा, है ना, तुमको मालूम है कि तुम अपना हाथ नहीं छोड़ सकते, मगर तुमको ये भी मालूम है मैं कभी भी छोड़ सकता, है ना। अब तुम चोट को कम से कम करने के लिए क्या करोगे, हाथ को आगे 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 ले जाओगे ना। तो तुमको ऑलरेडी मालूम है, तुम्हारा दिमाग, ब्रेन ऑलरेडी जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेन को बढ़ा रहा हूँ, है ना। और अगर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा तो उसमें क्या बढ़ेगा, स्ट्रेस, रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ेगा। और वही रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया को क्या कहते हैं, स्ट्रेस। अगर मैंने हाथ छोड़ा नहीं जल्दी, मतलब अगर मैंने जल्दी नहीं किया, अगर, है ना, मतलब आगे नहीं लेके गया, तो वो अगर जनाब ने जल्दी छोड़ दिए तो भाई क्या होगा, बहुत ज़ोर से लगेगा मुझे। तो वही बात बोल रहा है यहाँ पे कि भाई इलास्टिक लिमिट के अंदर, मगर ये भी बात बोला उसने, कहा इलास्टिक लिमिट के अंदर स्ट्रेस जो है वो स्ट्रेन को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस यही छोटी सी चीज़ आपकी हुक्स लॉ थी। आया समझ में?
लिख लो। अब अगली चीज कमाल की है, तो देखिए बेटा, अब हमारा अगला टॉपिक है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। हम लोग क्या करने वाले हैं कि अगर कोई एक स्टील वायर जैसा मैं लेता हूं एग्जांपल के तौर पे, और मैं क्या करता हूं, उसको धीरे धीरे उसके अंदर क्या करूंगा, लोड बढ़ाते जाऊंगा, वजन उसको डालते जाऊंगा। मतलब किसी सीलिंग से लटकाया मैंने वायर को, और उसके नीचे मैं वेट अटैच करते जाऊंगा। अब जब मैं वेट अटैच करते जाऊंगा तो क्या होगा, वायर लंबता जाएगा, लंबता जाएगा, लंबता जाएगा। जितना ज़्यादा वायर लंबेगा उतना ज़्यादा डेल्टा एल मिलेगा, जितना ज़्यादा डेल्टा एल मिलेगा उतना ज़्यादा क्या मिलेगा, स्ट्रेन। मतलब आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रेन को बढ़ा रहे हैं। और मैं ये नोट करूंगा कि उसके अंदर स्ट्रेस का क्या हाल होता है। मैं क्या नोट करूंगा, स्ट्रेस का क्या हाल होगा। आप लगातार स्ट्रेन को बढ़ाते जाएंगे और क्या नोट करेंगे, स्ट्रेस का क्या हाल होता है। उस चीज़ को हम लोग पूरे वायर के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो बहुत काफ़ी हद तक, जब तक पूरा वायर टूट नहीं जाता तब तक उसमें वायर में क्या क्या सिचुएशंस आने वाली है। तुम सोचो कि वायर को लटकाया अपन ने, वजन बढ़ाते जा रहे, धीरे धीरे लंबते आ रहा, लंबते आ रहा, लंबते आ रहा, लंबते आ रहा, लंबते आ रहा। जब तक पूरा वायर टूट नहीं जाता, अंदर क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज आई होगी जो इलास्टिसिटी से रिलेटेड होगी, तो हम वो पूरी जर्नी को उसको देखने वाले हैं। तो देखो, पहली तो सिचुएशन ये थी, ओ वायर जो है अपने कहा जाएगा ओरिजिनल लेंथ पे है, उसको कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स आपने लगाया नहीं, तो कोई स्ट्रेस नहीं है। मगर धीरे धीरे मैं क्या कर रहा हूं, डिफॉर्मिंग फोर्स लगा के उसका स्ट्रेन बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं, बढ़ाते जा रहा हूं। अब तुमने स्ट्रेन बढ़ाते गए, बढ़ाते गए, बढ़ाते गए। अब स्ट्रेन बढ़ाने का मतलब क्या हुआ, उसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं। और आप क्या नोट कर रहे हैं, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि ओ से लेकर ए तक ये जो लाइन है, ग्राफ है, वो कैसा है, स्ट्रेट है एकदम, है ना। मतलब यहां तक वो जो हुक्स लॉ है, हुक्स लॉ ने क्या बोला था, विद इन इलास्टिक लिमिट, है कि नहीं। आपका स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहां तक वो पूरा हुक्स लॉ को बिल्कुल फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। तो मैं यहां लिख सकता हूं ऑब्जर्वेशंस में, जो सबसे पहला पॉइंट मैं ये बोलूंगा, फ्रॉम द ग्राफ इट कैन बी सीन टिल OA द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉलोज हुक्स लॉ। ये हुक्स लॉ को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है ना। फिर आपने जरा सा और स्ट्रेन को बढ़ाया, जरा सा और स्ट्रेन को बढ़ाया, तो अब आप क्या देखते हैं, वो जो लीनियर नेचर था ग्राफ का, लीनियर का मतलब क्या होता, सीधा। तो जो सीधा सीधा जगह ग्राफ बढ़ रहा था, अब वो आपका फॉलो हो रहा क्या, नहीं। तो हम देखते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ाने पे स्ट्रेन को, हल्का सा वो ग्राफ क्या हो गया, बेंड हो गया, हल्का सा वो बेंड हो गया। तो मैं यहां देखता हूं, बियॉन्ड ए टिल बी वी कैन सी द ग्राफ loses its linearity, loses its linearity, है ना। This point B is called as elastic limit। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलास्टिक लिमिट, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट या फिर यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट। और ये जो था पॉइंट ए जो है आपका, इसे कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, क्योंकि यहां प्रोपोर्शनैलिटी को वो मेंटेन करता है। तो
आपने देखा ये आपका क्या कहता है इसको, प्रोपोर्शनल लिमिट। पॉइंट ए को डायग्राम में लिख देना उस चीज़ को, और कुछ नहीं, ठीक है। अब ऐसा है, एंड द करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस at point B is called as yield strength and the corresponding stress at point B is called as yield strength, जिसको सिग्मा y से आप इंडिकेट करते हैं। यानी पॉइंट B पर अगर मैं स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, पॉइंट B पे जो आप स्ट्रेस की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, यील्ड स्ट्रेंथ। तो याद रखो सिग्मा y इज नथिंग बट यील्ड स्ट्रेंथ। ये क्या है आपका, यील्ड स्ट्रेंथ है। आया समझ में आपको बेटा? नेक्स्ट, अब थर्ड पॉइंट पे अगर हम देखेंगे, थर्ड पॉइंट क्या है यहाँ पर अगला, ये क्या कहेंगे हम कि अब मैं पॉइंट बी से आगे बढ़ता हूं। तो जब मैं पॉइंट बी से आगे बढ़ता हूं तो मुझे ग्राफ हल्का हल्का फ्लैट होता हुआ नजर आ रहा है ना। अब हल्का फ्लैट होते हुए नजर आ रहा है, इसका मतलब क्या, स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली देन स्ट्रेस। मतलब कैसा कि देखो मैं यहां से ऐसा लाइन खींचते जाऊंगा तो मैं यहां देखूंगा कि ये पॉइंट से लेकर ये पॉइंट के बीच में अगर मैं देखूंगा स्ट्रेन की काफ़ी बड़ी वैल्यू मुझे मिलेगी, स्ट्रेन की मुझे काफ़ी बड़ी वैल्यू मिलेगी। वहीं अगर मैं ये पॉइंट से ये पॉइंट के बीच में स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा तो स्ट्रेस की मुझे काफ़ी छोटी वैल्यू मुझे मिलेगी। तो मैं ये देख सकता हूं कि पॉइंट बी के बियॉन्ड, है ना, आप ये देख सकते हैं कि भैया यहाँ पर तो स्ट्रेस क्या हो रहा है ना, या स्ट्रेन क्या हो रहा है ना, ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू द स्ट्रेस। तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ बियॉन्ड yield point it can be seen that strain is increasing more rapidly, strain is increasing more rapidly than stress, स्ट्रेन इज इंक्रीजिंग मोर रैपिडली दैन स्ट्रेस, स्ट्रेन स्ट्रेस के मुकाबले ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। अब तुमने क्या सोचे, देखो यहाँ तक O से लेकर A तक या O से लेकर B तक, मान लो तुमने क्या करे, मतलब वज़न लटकाए थे पूरा का पूरा, मान लो एक वायर लटका हुआ था, तुमने धीरे धीरे उसका वज़न लटकाते गए, उसकी लंबाई बढ़ाते गए और उसकी वजह से स्ट्रेस भी बढ़ता चला गया। अब तुमने क्या करे, आपने जो वज़न लटकाए थे तुमने वो बाहर निकाल लिए। तो मैं क्या देखता हूँ, ये ग्राफ पूरा वही पाथ फॉलो करते हुए वापस इस जगह आ जाता है। कहने का मतलब जैसे जैसे एक स्टेप बाय स्टेप मैंने जब वज़न डाला था उसके अंदर, तो जब मैं स्टेप बाय स्टेप पहले 10 ग्राम, फिर अगला 10 ग्राम, फिर अगला 10 ग्राम, फिर अगला 10 ग्राम, फिर अगला 10 ग्राम, तो मैंने नोट किया था स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है, स्ट्रेस क्या है। तो ये पॉइंट आए थे ग्राफ पे के, है ना, और ग्राफ ने ये वाला पाथ फॉलो किया था। कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग, मान लो बी तक पहुँचे थे। अब मैं बी तक पहुँचा और बी से मैं क्या करता हूँ, अब वो ग्राफ एक ही 10 ग्राम जो मैंने ऐड करते गया था वज़न को, अब वापस उल्टा निकालते जाऊँगा। 10 ग्राम निकालो, 10 ग्राम निकालो, 10 ग्राम निकालो, और नोट करो स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। पहले आप ऐड कर रहे थे 10-10 ग्राम और नोट कर रहे थे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। अब तुम क्या कर रहे, 10-10 ग्राम क्या कर रहे, निकाल रहे, और फिर से क्या कर रहे, नोट कर रहे स्ट्रेस की वैल्यू क्या है। तो मैं जब भी ये नोट करूँगा तो मुझे सेम रास्ता ही मिलेगा, सेम कर्व मिलेगा, मतलब वही पॉइंट यहाँ मिलेगा। अरे वही वैल्यू आते रहेंगे, ठीक है। तो बोले हाँ, तो बोले अच्छी बात है, उसमें क्या है। मगर बी के आगे बढ़ने के बाद क्या होता है ये देखो, जब मैं बी के आगे बढ़ा, मान लो सी तक पहुँच गया, मैं कहाँ तक पहुँच गया, सी तक पहुँच गया मैंने, और ऐसे 10-10 ग्राम बढ़ाते गया वजन, उसकी वजह से लंबाई बढ़ती गई, स्ट्रेस बढ़ता गया। और अब मैं क्या कर रहा हूँ, सी तक के पहुँचा। अब मैं क्या करूँगा, वापस से 10-10 ग्राम करके वजन को कम करूँगा। मैं बात समझ रहे हैं तुम? पहले क्या किया मैंने, ऐड किया, है ना। मान लो 50 ग्राम तक के मैं ऐड कर चुका था। जब मैं 50 ग्राम तक के ऐड कर चुका था तो हमारा कर्व कहाँ तक पहुँचा था, बी तक पहुँचा था। फिर 10 ग्राम हटाओ, निकालो। तो मैंने देखा ये ग्राफ इसी वैल्यू, वो स्ट्रेस की वही वैल्यूज बता रहा जो पुरानी बताया था उसने, और आप देखते ही ग्राफ वापस यहीं आ गया, 0 पे आ गया। मतलब जब एक भी वजन नहीं है तो वायर अपनी ओरिजिनल हालत में आ गया।
वो अपनी ओरिजिनल लंबाई में आ गया। अगर वायर की लंबाई पहले 10 सेंटीमीटर थी तो अभी भी पूरा वजन निकालने के बाद कितनी है, 10 ही सेंटीमीटर है। अब अपन ने वापस से वो 50 ग्राम का वजन लगा दिए और अब मैं क्या करता हूँ, हल्का हल्का और वजन डाल रहा हूँ। मैंने और 10 ग्राम डाला और है ना, और मैंने जैसी जगह और 10 ग्राम डाला तो यहाँ आया, और 10 ग्राम डाला तो यहाँ पर आया। अब कुल मिला के कितना हो गया, 70 ग्राम। अब एक काम करो, तुम निकालो वापस से। अब जब तुम वापस से निकालेंगे तो अब देखो तुम क्या नोटिस करेंगे कि अब ये ग्राफ ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है ना। ग्राफ क्या कर रहा है, ये वाला पाथ फॉलो कर रहा है। ओके, और ग्राफ ये वाला पाथ फॉलो करता है और देखो ये यहां पर पहुंचता है। मतलब क्या, तुमने पूरा वजन निकाल दिए, तुमने क्या करे, पूरा का पूरा वजन निकाल दिए। मगर मैं देखता हूं कि ये स्ट्रेन एक्सिस पे कहां आया, वो पॉइंट पी पे आया। पॉइंट ओ पे आना चाहिए था, मगर क्या आया, पॉइंट पी पे आया। तो ये जो पॉइंट पी पर आया, ये जो ओपी वाला सेक्शन है, तो इसे कहा जाता है परमानेंट सेट। परमानेंट सेट या परमानेंट डिफॉर्मेशन भी कहा जाता है, परमानेंट सेट। भैया यहां पर अब आप क्या देख रहे हैं कि आपने पूरा वजन निकाल दिया। आपने क्या किया, पूरा वजन निकाल दिया। हमको तो क्या लगा था, अब वायर की लंबाई, ओरिजिनल लंबाई हासिल हो जाएगी अपने को। वायर की ओरिजिनल लंबाई कितनी थी, 10 सेंटीमीटर या मीटर पकड़ो जो भी है ना। मगर अब मैं क्या देख रहा हूं कि जब मैं देख रहा हूं तो 10 का 10 नहीं मिल रहा, पूरा वजन हटा दिया। अब वो 11 यूनिट्स मिल रहे हैं। बोले ले आफत, ये तो पूरा वजन निकाल दिया मैंने, 10 का 10 हो जाना चाहिए था। मतलब क्या हो गया, मगर उसकी वैल्यू क्या बता रहा, वो 11 सेंटीमीटर या मीटर जो भी है ना। मतलब इसमें क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर का क्या आ गया, फॉल्ट आ गया। और ये फॉल्ट कैसा हो गया, परमानेंट हो गया। अब ये कुछ भी हो जाए, आप उसको सुधार नहीं सकते, है ना। हमारी बॉडी पूरी इलास्टिक बॉडी होती है, हमारी जो बॉडी है इलास्टिक है ना, आप उसको ऊपर यू करें वापस आ जाती है ये सारी चीज़ें, है ना। मगर आपने ये भी नोटिस किया होगा, कभी कभार कुछ ना कुछ एक्सीडेंट होता है किसी ना किसी का, है ना। वो हाथ टेढ़ा मेढ़ा हो जाता, फिर वो है ना, कुछ ना कुछ होता है इस चीज़ के अंदर कि भैया आप एक्सीडेंट होता, आप उसको फ्रैक्चर लगा के सब ठीक करते आप। अब आप सोचते कि ओरिजिनल कंडीशन में आ गया होगा, मगर आप जब नोटिस करते तो भाई कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन आ जाता, थोड़ा सा ऐसा कर्व आ जाएगा या कुछ हो जाएगा, कुछ ना कुछ हो जाएगा, है ना। अब जैसे ये फिंगर देखो मेरी एकदम स्ट्रेट है ना, मगर ये फिंगर देखो थोड़ा सा वैगल ऐसा आई हुई है ना। अब ऐसा जानबूझ के मैं यूँ नहीं कर रहा उसको, वो है वैसी, है ना। ये परमानेंट डिफॉर्मेशन आ गया मेरे बॉडी में। एक वक्त था कि जब मैं इस पर ऐसा गिरा, है ना, इस पर काफ़ी ज़्यादा वेट आ गया, तो जब ये कीरी उंगली पे गिरा तो भाई वो ऐसा है कि इलास्टिक लिमिट के बियॉन्ड चला गया, है ना। अब उसको भाई कुछ उसमें फ्रैक्चर तो नहीं हुआ था, मगर ठीक है थोड़ी देर सूज गई थी उंगली, उसको यूं करके थोड़ा ठीक कर दी कुछ दिनों बाद। मगर वो कई सालों पहले बचपन का खेल है ना। अब बचपन में ये हुआ था, मगर अब ये डिफॉर्मेशन परमानेंट है, मैं इसको सुधार नहीं सकता। ऐसी बॉडी में परमानेंट डिफॉर्मेशन आ जाता है। अब अपनी उंगलियों में देखते बैठो रे भाई तो अब वही जो हम देखते हैं कि ये परमानेंट जो डिफॉर्मेशन आ गया ना, जिसको ओपी से मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है, इसको हम लोग कहते हैं परमानेंट सेट। अब ये बेटा हमेशा के लिए सेट हो गया। अब तुम कुछ भी कर लो, कितना भी उठापड़क कर लो, वो एग्जैक्ट पहले जैसा नहीं हो सकता, है ना। जो तो नेचर ने, जो अल्लाह ताला ने जो कहा जाएगा अपने को दिया है, वो एकदम परफेक्टली डिज़ाइन चीज़ें हैं। अगर आप जैसे उसके अंदर हल्का सा भी डिस्टर्बेंस करते हैं, है ना, जैसे यहाँ सर्जरीज चलती है कई बार, है ना, कॉस्मेटिक सर्जरीज लड़कियों में, बड़ा आप लोग तो नहीं मगर, है ना, आप देखते होंगे एक्टर्स लोग, ये लोग कॉस्मेटिक सर्जरीज कराते, है ना। थोड़ा ठीक रहता थोड़े दिन, फिर बाद में थोड़ा एज हुए बाद जो ऐसे आड़े टेढ़े फूलते, है ना, कि कहीं नाक इतनी मोटी हो गई, किसी और इतने डेंजर मोटे हो गए एकदम, तो वो बहुत डेंजर हो जाता मामला, है ना। नेचुरली जो था वो सही था, बट तुमने ज़्यादा के चक्कर में नहीं ऐसा नहीं ऐसा होना, मेरे को ऐसा नहीं वैसा होना, पूरा डिफॉर्मेशन हो गया। खैर, तो हम लोग ने यहाँ देखा कि जब मैं पॉइंट सी के पास जाता हूँ तो ये बियॉन्ड यील्ड पॉइंट हमने क्या देखा, इट कैन बी सीन दैट strain is increasing more rapidly than stress. Okay, as from point C, if we go on decreasing strain, we observe that at zero stress, strain still have certain value
called as permanent set, permanent set, जिसको आप OP से रिप्रेजेंट करते हैं, परमानेंट सेट। ठीक है, और ये जो डिफॉर्मेशन हुआ है, एंड द डिफॉर्मेशन is called as plastic deformation, and the deformation is called as plastic deformation। ठीक है, तो हम जो देखते हैं कि यहाँ पर परमानेंट सेट हो गया और जो डिफॉर्मेशन आ गया वो क्या कहलाता है, आपका प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ठीक है, और अगेन मैं बोलूंगा, इफ द स्ट्रेन इज फर्दर इंक्रीज्ड, if the strain is further increased, stress also increases slightly, stress भी थोड़ा थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आता है, स्लाइटली बढ़ता हुआ नजर आता है, until we reach point D, called as ultimate tensile strength, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको आप सिग्मा यू से इंडिकेट करते हैं ऑन द स्ट्रेस वैल्यू को सिग्मा यू से इंडिकेट करते हैं। तो देखो मैंने क्या किया, मैंने थोड़ा सा आगे गया, तो मैं ये देखता हूँ कि भाई हाँ थोड़ा थोड़ा स्ट्रेस बढ़ रहा है, स्ट्रेन तो बहुत ज़्यादा बढ़ा था मगर स्ट्रेस में बहुत मामूली सा बड़ा चेंज आया, और करते करते ये बढ़ता गया, मैं कहाँ तक बढ़ा, ये डी पॉइंट तक। डी पॉइंट को कहा जाता है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, मतलब बस आखिरी लेवल, इसके आगे आपकी जरी से भी वो इलास्टिक प्रॉपर्टी नहीं बताएगा, क्योंकि उसके अगर आपने स्ट्रेन बढ़ाया तो आप कहाँ पहुँच जाओगे, यहाँ पर देखो ये फ्रैक्चर पॉइंट पे पहुँच जाओगे। फ्रैक्चर पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट कहा जाता है। मतलब ये होगा कि भैया अब इसके आगे आप अगर स्ट्रेस को बढ़ाते हैं, स्ट्रेन को बढ़ाते हैं, यानी लंबाई को और बढ़ाते हैं, आप वजन और डालते हैं, तो स्ट्रेस और बढ़ने के बजाय उल्टा कम हो जाएगा, और बहुत ही जल्द वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा वायर पूरा का पूरा, है ना। तो मैं यहां लिखता हूं, इफ द स्ट्रेन इज इंक्रीज्ड, if the strain is increased beyond D, the stress decreases, the stress decreases until we reach ब्रेकिंग पॉइंट या फ्रैक्चर पॉइंट कैपिटल ई, है ना। हम देखते हैं कि स्ट्रेस आपका डिक्रीज हो रहा है और हम कहां पहुंच चुके हैं, यहां पे। मतलब इस पर्टिकुलर स्ट्रेन पे क्या होगा, इधर ध्यान दो बेटा, इस पर्टिकुलर स्ट्रेन पे आपका क्या होगा कि आपका जो वायर है वो टूट जाएगा, अब वो साबित नहीं रहेगा। तो भैया हम कहते हैं कि भाई यहां पर वो वायर टूट गया। और देखो, इट शुड बी नोटेड दैट फॉर ब्रिटल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बिटवीन D and E is small, whereas for ductile material this distance is large,
तो भैया वो क्या कहता है कि अगर ये डी और ई के बीच का डिस्टेंस आपका क्या है, कम है, मतलब क्या हो रहा है कम है, मतलब कि भैया आप थोड़ा सा और स्ट्रेन बढ़ा रहे हो, टूट जा रहा है ना। जो चीज़ को आप ऐसा थोड़ा सा लंबाते हो या थोड़ा सा डिफॉर्मेशन फोर्स लगाते हो और वो टूट जाता है जल्दी, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, या कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, ब्रिटल ऑब्जेक्ट है। मगर वो लंबते जा रहा, इसका मतलब वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, मटेरियल कैसा है, डक्टाइल है। तो इसने कहा कि फॉर द ब्रिटल मटेरियल आपका डी और ई के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और वहीं अगर डक्टाइल मटेरियल की अगर देखा जाए तो डी और ई के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो ये सब पूरा डिटेल था। अब यहाँ पर हमारे पास सवालात कैसे आ सकते हैं, इस टॉपिक पे सवाल कैसे आएंगे। सवाल ऐसा आता है कि एक तो डायरेक्ट ग्राफ का नेचर पूछता है, वो डायरेक्ट 3-4 ग्राफ बना के देता है और पूछता है कि इनमें से कौन सा स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व सही है। दूसरा क्या है, आपके पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना, है ना। तो जैसा कि ये बोलेगा कि ये जो पॉइंट बी है वो क्या है, ये जो सिग्मा वाई है ये क्या है ना, पॉइंट डी क्या है, पॉइंट ई क्या है, ये पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो इस तरह से आप ये हमको पूछ सकता है यहाँ पे। फिर तीसरा जैसा इसमें ये हो सकता है कि देखो एक आध ग्राफ में वो इस तरह, जैसे ये ग्राफ है आपका, तो हमने देखा किस तरह से ये डी और ये ई, और ये दूसरा ग्राफ है, तो ये डी और ये ई, है ना। अब मैं बोलूँगा कि भैया इसमें से कौन सा ब्रिटल मटेरियल के लिए, कौन सा आपका डक्टाइल मटेरियल के, तो आप देख कर ही बता सकते कि ये जो है डक्टाइल मटेरियल के लिए ये है, क्योंकि डी और ई के बीच का डिस्टेंस ज़्यादा है। आया समझ में, लिख लो फिर, चलो लिखो फास्ट।